बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। यार वो जजेस के प्लाटों का बड़ा रोला पड़ा हुआ है और ब्यूरोक्रेट्स का पिछले दिनों से। जब वो लिस्ट आई है, कुरानदाजी आई है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे हो गया है वो F14 और 15 वाली जो लिस्ट है, और जजों के 3-3 प्लाट। ये तो वो है ना जो सामने आ गए हैं, जो अंदर खाते गेमें डली हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे आज कि आउट ऑफ टर्न क्या हुआ है और ये बेचारे लाइन वालों के साथ क्या हुआ है और क्या फार्मूला तय हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जजों को प्लाटों की अलाटमेंट्स के हवाले से। फिर आज सियालकोट में जो नून लीग का कन्वेंशन था, वर्कर्स कन्वेंशन, वहाँ जो लबो लहजा था आज शहबाज शरीफ का, वो मफामत से थोड़ा सा आगे था, भाई के तकरीबन करीब, और उस पर बात कर लेंगे। और फिर यार वो जो है ना मामला न्यूजीलैंड की टीम वाला, वो मुझे तो लगता है हमारी पुलिस की कोई नाहली है जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है, तो वो भी बात कर लेंगे। लेकिन यार इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे मोहसिन पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर, वो सिक्योरिटी के नाम पर उनको एक तरह से नज़रबंद रखा जाता है। अनामर रहीम कर्नल रिटायर्ड जो है वो उनका केस लड़ते रहते हैं बेचारे, तो वो कह रहे हैं कि जनाब उनके बेटियों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली और दोस्तों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, और वकीलों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा उनसे। तबीयत उनकी नासाज है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। यार ये डॉक्टर साहब के साथ हमने अच्छा नहीं किया। वो आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में जब अफ़गानिस्तान में आया है अमेरिका, तो हमारे एटमी असासों पर भी वार हुआ था एक, और फिर ईरान ने भी एक बात कर दी थी जनाब कोई एटमी पाकिस्तान की तरफ से मावनत की, और लीबिया वाले भी एक बयान दे गए थे। हम फंस गए थे बुरी तरह। हमारे जो एटमी साइंसदान हैं उनके जनाब डी ब्रीफिंग और ये वो बड़ी क्लासें होती रही उनकी, बेचारों की नज़रबंद रहे। एक ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा जुर्म कर दिया इन्होंने, और फिर सारा मलबा जो है डॉक्टर कदीर पर डाल दिया गया और बड़ा एहसान अजीम किया गया जनाब के डॉक्टर अगर माफ़ी मांग ले टीवी पे आके। वो बेचारों ने उन्होंने आके माफ़ी मांग ली कौम से कि जनाब ये ईरान के साथ तावन शावन के हवाले से कोई बातें शातें करके वो कौम से माफ़ी मांग ली उन्होंने कहा जनाब, और फिर वो एक तरह से नज़रबंदी रहते हैं। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जनाब उनकी जो मूवमेंट है सिक्योरिटी रखें आप, मूवमेंट उनको जो जहाँ वो जाना चाहते हैं जाएं, और जहाँ आना चाहें वो फंक्शन में जाना चाहते हैं इजाज़त नहीं मिलती। और फिर उनकी बेगुनाही का सबूत जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं चौधरी शजात हुसैन उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा यार वो अहमी बेचारे को वो कौम की मोहब्बत में ही ये माफ़ीनामा बयान करके बैठ के टीवी पे। इस तरह मोहसिनों के साथ ये होता रहा है माजी में भी, अब भी ऐसे ही हो रहा है। तो अब आखिरी उम्र में उनके साथ अगर ये हो रहा है तो फिर तो ये शर्म की बात है। और उस बंदे के दौर में हो रहा है जो कहता है जनाब मैं पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दूँगा, यहाँ जो हीरो हैं उनको उनकी मोहब्बत ये वो। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला खैर रखे। पहले तो नवाज शरीफ साहब ने इनका वो कम करने की कोशिश की, समर मुबारक मांद पता नहीं क्या नाम है, उनको लेके आ गए कि जनाब ये है खालक एटमी धमाकों का, और वो अब पता नहीं कहाँ चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ा झूठ डाल दी, वो कोयले से कुछ गैस गूस बनाने के चक्करों में पड़े रहे, वो नहीं हो रहा। तो लोगों के दिलों में तो डॉक्टर कदीर ही है जो बस रहा है, जो फ्रंट पे थे हमें तो वही पता है। समर मुबारक मांद और कंद जो भी जितने भी लोग थे वो ऐसे ही थे कि ताकि वो खौफजदा हो जाते हैं हमारे ना सियासतदान हुक्मरान, किसी की पॉपुलैरिटी से मकबूलियत से डर जाते हैं कि पता नहीं इसने सियासत में आ जाना है, हमसे ज़्यादा मकबूल ना हो जाए वगैरह वगैरह। और जो कल का चल रहा है इस वक्त, जैसे मैं अभी लाग कर रहा हूँ, उस वक्त भी टीम बैठी हुई है न्यूजीलैंड की एयरपोर्ट पर, खसूसी त्यारा आने वाला है, अभी आया नहीं। वज़ीर आज़म ने तरले मारे थे न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। ये कहते हैं जब कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह ये इस टाइप हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन हमारे दोस्त हैं दिलशाद साहब,
उन्होंने मुझे भेजा है, और भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इधर उधर एक लेटर जो है वो फिर रहा है, जो RPO रावलपिंडी ने लिखा हुआ है, DPO रावलपिंडी के नाम। तो ये वो लेटर है, उसमें जनाब उन्होंने कहा हुआ है कि जनाब ये मैं देख लेता हूँ, उसकी हेडिंग पढ़ देता हूँ। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थ्रेट एडवाइजरी रिगार्डिंग टूर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एंड चेहलम ऑफ इमाम हुसैन। यार इमाम हुसैन का ये ना एक स्टीरियोटाइप इन्होंने बना के, मैं पहले भी कहता रहता हूँ स्टीरियोटाइप काम बहुत होता है यहाँ पे। ये एक लेटर है जो अहम मौके पे जारी कर दिया जाता है, वो सिक्योरिटी थ्रेट होता भी है नहीं होता, इन्फॉर्मेशन क्या होती है क्या नहीं होती, ये बड़े अफसर जो है ना ये एक जारी कर देते हैं एक लेटर, ताकि कल को पकड़े न जाए, कह दें हमने जनाब कह दिया हुआ था कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारा जो जूनियर है ना वो, ये श्रीलंका वाला जो मामला था उसी तरह कि जब टीम है खदान खास्ता अल्लाह ना करे कोई सानिया हो जाए और फिर चेहलम का बहाना करके, वो चेहलम जो है वो 20 सफ़र को है, आज 10 दिन उसमें रहते हैं, 13 का ये लेटर है, तो इसका मतलब और दिन रहते थे ज़्यादा। तो इस तरह के वो जो मामलात हैं ये वो किसी के चढ़ गया मुझे लगता है ये लेटर, और इसकी बुनियाद पर उन्होंने कह दिया जनाब वो हमें देखें, आप खुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, यार सिक्योरिटी थ्रेट ज़रूर लिखना है, रेड अलर्ट कर दें, कुछ और कर दें कि लड़ रहे हैं यार, ये 2 मामलात हैं, यहाँ जो अमन की सूरत हाल का वो तो पता ही है सबको, और ये लेटर इमीडिएट वज़रिया फैक्स, ऐसे लेटर जो हैं या तमाम महकमों में किसी भी डिपार्टमेंट में चल रहे हैं आप, अपॉइंटमेंट के, किसी के तबादले के, इवन ये कि जो एहसाब वाले हैं उनके जो मुख्तलिफ पैरे हैं वो सेम है, डिटो कापी होती है, सिर्फ फिगर चेंज किए होते हैं, यानी वो उसने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया होता। बहुत सारे केसेस में ये स्टीरियोटाइप जो नज़रबंदी के आर्डर हैं वो भी सेम, सिर्फ नाम और जगह तब्दील। बहुत सारे आर्डर हाई कोर्ट से इस बुनियाद पर कलअदम हो जाते हैं कि जनाब ये तो सेम दिमाग इस्तेमाल किए बगैर, माइंड अप्लाई किए बगैर ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसी तरह का ये माइंड अप्लाई किए बगैर एक नोटिफिकेशन करका दिया उन्होंने, उनका जाओ जी ठीक है मौज करो, वेरी गुड, ओके। अब आते हैं वो नून लीग का जो मामला है जनाब, जानशीनी का झगड़ा, लड़ाइयाँ, वो जनाब पूरी फैमिली क्यों नहीं बैठती इजलासों में, अजीब मामला है, और राणा तनवीर ने ताली नहीं बजाई। कल मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ आज जा रहे हैं सियालकोट, वो कंटोनमेंट का जो इलेक्शन जीता उसके हवाले से, तो सारे वहाँ जो इनके लीडरान वो थे, ख्वाजगान भी थे, ख्वाजा आसफ भी थे और ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे। तो ये तो वही ख्वाजा साहब ने तो वही बात की है, ख्वाजा आसफ ने जो मैंने की थी कि ये हकीकी सर्वे है आइंदा जनरल इलेक्शन का, उन्होंने कहा कि जनाब ये सर्वे इसको समझा जाए कंटोनमेंट का फैसला कौन सर्वे, अगर धांधली नहीं होती तो फिर तो इलेक्शन का। जो हमारे दूसरे हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, वो सारे भाई वोट को इज़्ज़त देने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की खड़ी की हुई जमात थी, और उन्होंने वो जो सिलेक्टर्स की बात है वही बात, ये शहबाज शरीफ साहब में उस हद तक तो जुर्रत नहीं हुई कि अपने भाई की तरह वो लहजा इख्तियार करें, लेकिन एक उन्होंने बात की है कि इनको यानी तहरीक इंसाफ को उनकी जन्मभूमि में, यानी जिस जगह वो पैदा हुई थी वहाँ हमने शिकस्त दी है। यानी पैदा हुई, ये कंटोनमेंट एरियाज तो फौज के ही हैं ना सारे। आपको याद होगा कि 2014 में जब तहरीक शुरू की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और लॉन्ग मार्च वगैरह, तो पहला जो धरना हुआ था वो लालक जान चौक DHA में हुआ था, और वहाँ से ही इसका जन्म हुआ था, और वो ही सबसे पहले इनके साथ थे, वही इनको उम्मीद थी जीतने की, इसलिए इमरान खान ने इलेक्शन भी उसी इलाके से लड़ा जहाँ, लेकिन वो मुश्किल हार ही गए थे तकरीबन 600 वोटों से, फिर वो
किसी तरीके से जितवा दी गई। ख्वाजा साद रफ़ीक हार गए दोबारा, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक पर जीत गए ना वहाँ से। तो ये जन्मभूमि की बात करके उन्होंने थोड़ा सा छेड़खानी तो की है शहबाज शरीफ ने। और ये जो है ना कमज़ोर बयानियाँ, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बात बनेगी। और सिर्फ नवाज शरीफ के कहने पे एक बंदे का जो बयानी, जैसे जवेद लतीफ़, इस तरह कुछ लोग हैं जो खुलकर बात करते हैं नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से, उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहते तो ये भी वही हैं शहबाज शरीफ भी, कि जनाब भाई साहब जो कह रहे हैं मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, उसी पर हमारा बयानिया एक है। लेकिन लबो लहजे से, बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। आज माजी की निस्बत थोड़ा सा बेहतर इन्होंने परफॉर्म किया है, मैं कहता हूँ। तो देखें आगे जो कारकुन हैं वो किस हद तक खुश होते हैं इस लबो लहजे से, और जो मुफाहमत वाले ग्रुप हैं वो इस बात को किस तरह लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वो मुफाहमत और मज़ामत वाली सिर्फ बाहर नज़र दूर से आने वाली सैराब है, असल में बयानिया वही है इनका, नून लीग का, जो मियाँ नवाज शरीफ का है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो बच्चे नहीं हैं कि जो मज़ाहमत वाला बयानिया है उसी पे खड़े रहेंगे तो इन्हें कुछ मिलेगा अगले इलेक्शन में, फिर ही वो आइन और कानून के दायरे में रह के बात हो सकती है। अब ये रहते हैं प्लाटों वाले चक्कर पे जो जजेस को मिला हुआ। अदलिया का तो यार वैसे हाल फूल कोई नहीं है। वो हाई कोर्ट में आज एक ख़बर है कि 10 लाहौर हाई कोर्ट में कोई 10 साल पुराने केस हैं, कोई जरदारी साहब के ख़िलाफ़ है, कोई मुशर्रफ के, कोई यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। उनकी समाअत के लिए एक 3 रुकनी बेंच बन गया। चीफ जस्टिस साहब खुद होंगे उसमें, मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक साहब होंगे और शजात अली खान साहब, 3 रुकनी बेंच, फुल बेंच। वो इसलिए फुल बेंच के क्योंकि पहले उनकी समाअतें जो हैं वो फुल बेंच में होती रही। और वो केस पहली पेशी पे ही गैर मौसर दरख्वास्तें हो जानी है। उनके जो दरख्वास्त गुज़ारान थे वो अल्लाह बख्श गोंदल और इल्मदीन वगैरह कुछ लोग थे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं। और उसमें जो केस हैं वो भी गैर मौसर ही हो चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाहली का मामला था, वो नाहल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से, घर चले गए थे, अब तो वो उसमें है ही नहीं। आसिफ जरदारी के तो होदों वाली बात थी कि जनाब पार्टी के भी सदर हैं, वो भी उसके बाद एक 5 रुकनी जजमेंट ने 5 रुकनी बेंच ने जजमेंट दे दी थी अलग केस पे के डोगर वाले में, और वो उन्होंने पार्टी होता छोड़ दिया था, वो सदर के तौर पे काम कर रहे थे। और तीसरा मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी गुदूरी का केस कूस का था, वो तो उनको सज़ा भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब ये उसको गैर मौसर करार देंगे, डिसमिस कर देंगे। पर अदलिया ही की बात कर रहा हूँ कि अदलिया को ये पहले मिलता था एक जज को इस्लामाबाद में 1 प्लाट। जो वफाक के मुलाजमीन थे 22वें ग्रेड के, उनको 1 कनाल, जजेस को भी, हाई कोर्ट्स के जजेस भी वहाँ प्लाट ले सकते थे। ये 2000 के करीब बात है। सेक्टर 13-4 में कोई दरख्वास्तें दी थी लोगों ने। और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में 2007 में ये तय हो गया कि जो 2 साल इस्लामाबाद के अंदर रह के सर्विस करेगा वो दूसरा प्लाट भी ले सकता है। एक वफाकी मुलाजम या जज के तौर पर, और दूसरा इस्लामाबाद में सर्व करने का एक अलग प्लाट। यानी 2007 में दूसरे प्लाट के लिए भी वो मामला सीधा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि उस तरह कुरानंदाजी में शामिल होने के बजाय वो ये करते थे कि जो कोटा उनके खाते में आता था वो खुद जजेस आपस में, उसको 3-4 प्लाट आते थे, वो ट्रांसफर। और तय ये हुआ था कि सीनियरिटी के हिसाब से सीनियरिटी लिस्ट बना ली गई, जो रिटायर हो जाएगा वो भी उस लिस्ट में शामिल रहेगा और उनको फिर वो मिलते रहेंगे। उसके बाद जनाब इफ्तिखार चौधरी वाला वाक़या तो आपको याद ही होगा जनाब, जब वो बहाल हुए हैं तो उन्होंने बड़ा उस वक्त हीरो बने हुए थे। उनका मेरा जो प्लाट है मैं वापस ले लो, ख़त लिख दिया। लेकिन रिटायरमेंट से 15 दिन पहले उन्होंने याद है कि तो 7-8 करोड़ का प्लाट है यार, उन्हें मेरा प्लाट वापस दे दो। चीफ जस्टिस जो आने वाला है वो 2-3 जजेस है, वो तसद्दुक़ गिलानी साहब थे और जमाली साहब थे, नासिर मुल्क साहब थे। उन्होंने उस वक्त तक तो नहीं दिया था वापस कि वो किसी और को एलिवेट हो गया या क्या मसला उसका हो गया था।
पीपल्स पार्टी के दौर में एक नई गेम डाली। पहले तो ये ना वो जैसे मैंने कहा 14-3 जो सेक्टर है और 13-4 सेक्टर वहाँ, फिर एक इन्होंने जब यूसुफज़ा गिलानी और सद्दक जिलानी साहब के आपस में थी तो इन्होंने डेवलप जो इलाके थे ना सेक्टर्स, वहाँ प्लाट वही उसी कीमत में लेने शुरू कर दिए। उसमें तो सद्दक जिलानी साहब ने भी, नासिर मुल्क साहब ने भी, अनवर जमाली ये दो दूसरे हैं खोसा साहब और साकब निसार, खिलजी आरफ हुसैन, बस तारक परवेज़, ये ले लोगे प्लाट डेवलप्ड एरिया में, दो दूसरे प्लाट। और फिर एक तो वो था ना, मैंने जो कहा 14-3 वाले प्लाट, वो तो मिली मुली गए ना सारे। फिर जो एक सीनियरिटी लिस्ट थी उसके मुताबिक पहले नंबर पे थे अमीर हानी मुस्लिम जस्टिस और चौथे नंबर पे थे जस्टिस गुलजार साहब, गुलजार अहमद जो चीफ जस्टिस हैं। अब जो आपके इमरान खान हैं जो मेरिट का बड़ा ख्याल रखते हैं और लाइन नहीं तोड़ते, इनके दौर में ये हुआ कि 10 प्लाट आउट ऑफ टर्न दे दिए गए, जिसमें जस्टिस गुलजार साहब को भी D12 में महंगा जो सेक्टर है वहाँ दिए गए, और जो आज़म खान हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के वो भी ले गए, मुशीर आलम साहब भी ले गए। मुशीर आलम साहब अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, गुलजार साहब के बाद सीनियर मोस्ट जो जज थे, यानी वो भी आउट ऑफ टर्न ले गए। अब वो कहते हैं कि ये बतौर चीफ जस्टिस मुझे, लेकिन वो बाकी तो चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं ना मिला हुआ। एक ये प्लाट ले गए, एक प्लाट जो ये जिसका रौला पड़ा हुआ है F14-15 वाला, ये है, दूसरा प्लाट वो ले सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ टर्न वाले हैं एजाज अफजल साहब ले गए। इनका किसी को पता ही नहीं कि आउट ऑफ टर्न भी D12 में डेवलप्ड एरिया में 6-7 करोड़ वाले प्लाट बगैर कुरानदाजी के, उसका किसी को नहीं पता। रौला पड़ा जाके F14 और 15 वाली लिस्ट जब सामने आई है, ये बेचारे तो वो हैं जिन्होंने 17 साल पहले दरखास्तें दी हुई थी, 16 साल 17 साल पहले की दरखास्तें थी, वो प्लाट जो है अब मिले। इसलिए उसमें रिटायर लोग भी आप देखेंगे बहुत सारे होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो मर चुके हुए हैं। ये क्योंकि लाइन में लगे हुए थे, लाइन नहीं तोड़ी, या इनके लिए लाइन नहीं तोड़ी गई, इसलिए इन पे सारा नज़ला गिरा हुआ है अवाम का। वो जो खुफिया तौर पे ले गए हुए हैं जिनका किसी को पता नहीं चला, आज़म खान वगैरह 10 बंदे, वो या तो डरते हैं लोग या फिर बात नहीं करते। और दूसरा जो प्लाट है ना, वो प्लाट वाली बात जो है वो कुछ सरकार नहीं निभाज रही, वो तो सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें PN से लेके चीफ जस्टिस तक सब ने दरखास्तें दी हुई हैं। वो भी कोई आजकल 2010-12 की बात है, उस वक्त से चल रहा है वो भी मामला। तो वो अब वो उसमें तीसरा प्लाट उनका, वो तो प्राइवेट है ना एक, उसका तो इनके हुकूमत सरकार की नवाज शाह के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सारा मामला है उसका। 2 प्लाट सरकार ने दिए हुए। वो जो स्टे हुआ है ना, वो इसलिए नहीं हुआ कि इनको प्लाट नहीं मिल सकते। स्टे तो उन लोगों का जिनकी प्राइस, जिनकी ज़मीन एक्वायर की हुई है, उनकी दरख्वास्त है कि जनाब हमारी ज़मीन पता नहीं गलत एक्वायर हो गई है या क्या। वो ये इशू नहीं है कि ये ले नहीं सकते, एलिजिबल नहीं, एलिजिबल तो हैं, क्योंकि सरकार ने नवाजना है 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स को। उसके साथ ये जो 17 जज है इनका भी दाव लग जाता है बीच में। लेकिन आउट ऑफ टर्न वाले जो लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।